हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड करो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने क्या किया है, मैथ्स का क्विक रिवीजन खत्म कर लिया है। उसके बाद ही साथ ही हमने क्या किया है, एसएसटी का एक चैप्टर जो हमने था नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको भी हमने कंप्लीट किया। बच्चों, आज हमारे एसएसटी के सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, और इस चैप्टर का नाम है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। इसके बारे में हम इसकी वीडियो इसके पूरे समझेंगे कि क्या क्या हुआ था इस चैप्टर में, ये पूरा पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूरोप एक कंट्री नहीं है, पूरा क्या है, कॉन्टिनेंट पूरा है ना। तो अलग अलग टुकड़ों में कैसे नेशनलिज्म आया यूरोप में, ये हमारा स्टार्ट होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू होगी इस चैप्टर की कहानी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चलेगी। और साथ ही इसमें हम अलग अलग आइडिया जैसे कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म, रिवॉल्यूशनरीज, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू होता है हमारा फ्रेडरिक सरियू की पेंटिंग से। इस पेंटिंग का नाम क्या था, द पैक्ट ऑफ नेशंस। बच्चों, क्या नाम था, द पैक्ट ऑफ नेशन, जो कि 1848 में पब्लिक डोमेन में आती है। बच्चों, इसमें फ्रेडरिक सरियू क्या बता रहे हैं, अपना एक विजन बता रहे हैं। उस विजन में क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से लिबरलिटी सारे नेशंस को मिल रही है, यानी मोनार्क का क्या हो चुका है, विध्वंस हो चुका, मोनार्क खत्म हो चुका है, सब लोग लिबरल हो रहे हैं। तो इस वीडियो, इस पेंटिंग्स में उसने क्या बताया है कि किस तरीके से सारे नेशंस होते हैं वो लिबरल्स होते जा रहे हैं, लिबरल्स प्राप्त करते जा रहे हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्र होते जा रहे हैं एक तरीके से। तो इस पेंटिंग में उन्होंने बताया, यानी ये अपना विजन बता रहे हैं। इस पेंटिंग में बताया गया कि हाउ टू वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग इनटू नेशंस, जहां लोग एक कॉमन टेरिटरी को अपनी आइडेंटिटी मान रहे थे। चैप्टर की कहानी शुरू होती है बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आती है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आती है। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो मोनार्क से पावर किसके पास आ रही थी, पीपल्स के पास आ रही थी। यानी मोनार्की जो रहती है वो सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय होके सारी पावर पीपल्स के पास हो गए थे। लोगों का सेंस ऑफ कनेक्टिविटी कैसे विकसित हुई, कैसे मल्टीपल चेंज हुए, लोगों के अंदर क्या आने लगा, द आइडिया ऑफ ले पैट्री, यानी द फादर ऑफ लैंड, एंड द आइडिया ऑफ ले सिटीजन, यानी सिटीजन्स, इस तरीके की आइडियोलॉजी आ गई। फ्लैग क्या हुआ, जो रॉयल फ्लैग थे उसको हटा के क्या किया, ट्राई कलर्स फ्लैग को लोग बाग अपनाने लगे, उसको एक्सेप्ट करने लगे। और साथ में ही क्या हुआ, ओथ्स वर टेकन, हिम्स वर कंपोज, ये सारी चीजें होती रही। इससे क्या हुई, फीलिंग ऑफ वन सेल्फ हमारी क्रिएट होती है, फीलिंग ऑफ वन सेल्फ हमारी बनती है। कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दी गई, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम्स हुआ, है ना। इसके साथ ही क्या हुआ, नेशनल असेंबली को इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रेंच इंट्रोड्यूस कॉमन लैंग्वेज, जिसका नाम है फ्रेंच, है ना। फ्रेंच आर्मी पूरे यूरोप में फैल जाती थी। 1790s में मोनार्क को हटाकर खुद स्टेब्लिश होती गई। जहां जहां वो जाती थी वहां पे वो क्या करते थे, मोनार्क को हटा के खुद अपने आप को स्टेब्लिश करती थी। लीड कौन कर रहे थे, लीड कर रहे थे नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया, बहुत सारे कोड इंट्रोड्यूस किए, जिनको क्या कहा गया, सिविल कोड कहा गया, सिविल कोड ऑफ 1809, या नॉर्मल कहा गया नेपोलियन कोड। इसमें क्या क्या था बच्चों, इसमें था इक्वलिटी बिफोर लॉ, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ये किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज करेंसी। इसी के साथ नेपोलियन को कहने लगे हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, कि नेपोलियन आएगा, लिबरल लिबर्टी हमको देके जाएगा। बट लोगों को लगा कि इससे हमारे पॉलिटिकल राइट्स का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि नेपोलियन आता है अपनी आर्मी को, तो वहां का जो सिस्टम है उसको पूरा हला के खुद एस्टेब्लिश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या हो रहे हैं, वो हमारे उसका नुकसान हो रहा है। तो लोगों ने नेपोलियन का सपोर्ट बंद कर दिया, और जो लोग नेपोलियन का सपोर्ट कर रहे थे वही इसके क्या हुए, अपोज किया इसको। और नेपोलियन की हार होती है हमारे, एक फेमस बैटल है, बैटल ऑफ वाटरलू, 1815 में हुआ था बच्चों। क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, जिसमें नेपोलियन की हार होती है। तो यूरोप में क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ग्रुप थे, है ना। ऐसे एक था एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स ग्रुप कौन सा था, ऐसे लोग जो रिच लोग थे, है ना, रिच पर्सन थे, उनके पास जमीन थी और अपना ही मतलब एक क्लास मेंटेन करके रहते थे वो, है ना। और दूसरा ग्रुप था मिडिल क्लास फ्रॉम ट्रेड। तो उसमें क्या हुआ, आइडियोलॉजी उनकी क्या थी, मिडिल क्लास ऑफ ट्रेड की, लिबरलिज्म चाहिए। द वर्ल्ड इज लिबरल हैज बीन इंक्रीज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका नाम क्या है, लिबरल। लिबरल मतलब क्या होता है, लिबरल मींस फ्री, यानी लिबरल मतलब फ्री, कि हमको फ्री रहना है ना। तो इसी तरीके से इन लोगों का जो कहना था, किनका, मिडिल क्लास की फैमिली के, जो ट्रेडिंग कर रहे थे, कि हमारे लिए क्या होते, फ्री ट्रेड हो, है ना, एक गवर्नमेंट हो हमारे लिए, गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न हो। तो इस तरीके की इनकी आइडियोलॉजी थी। साथ ही ग्रुप के लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म हो। पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, व्यक्ति को राइट हो अपनी गवर्नमेंट सिलेक्ट करने का। बट इसमें भी क्या रहते थे, सभी को वोटिंग का राइट नहीं था,
है ना। अब इकोनॉमिक लिवरेज में क्या होता है बच्चों, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स, मतलब आप कह सकते हो एक टैक्स फ्री हमको कोई भी ट्रेडिंग करना है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक लिवरेज। फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस, किसी प्रकार के ट्रेड पर कोई भी बंदिश ना हो, किसी भी तरीके कोई टैक्स ना देना पड़े। इसी तरीके से एक ग्रुप आइडेंटिफाई होता है, वो होता है जूल वेरियन ग्रुप। उसमें क्या होता था, ग्रुप विच वांट्स इकोनॉमिक लिबरलिज्म, जो क्या चाहता था कि हमारा जो भी ट्रेडिंग वगैरह हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, मींस उसको टैक्स ना देना पड़े। अच्छा, अब नेपोलियन के हारने के बाद ही कौन आते हैं पावर में, कंजर्वेटिव्स आते हैं। कंजर्वेटिव्स कौन थे बच्चों, कंजर्वेटिव्स वही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिसको नेपोलियन ने हराया था। अब कंजर्वेटिव्स ही लोगों ने क्या किया, नेपोलियन को वापस हरा दिया, और उनको ये डर था कि अब कोई नया नेपोलियन पैदा ना हो, इसलिए इसके लिए क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वीना साइन की जाती है बच्चों। ट्रीटी कंजर्वेटिव्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी बच्चों, नेपोलियन द्वारा किए गए चेंजेस को इसमें रोका गया था, जैसे कि स्टॉप एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस, है ना, वर्बन डायनेस्टी जो थी टू बी डिस्ट्रॉय, उसको पूरे को खत्म कर दिया गया, है ना। कंजर्वेटिव फिर से क्या करा, स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी। और फिर आजादी के परवाने कहां रुकने वाले थे बच्चों, तो क्या हुआ, जो लोग चाहते थे कि नहीं लिबरलिज्म रहना है, हमको लिबरल ही रहना है, उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बना लिए अलग अलग, है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको जो कंजर्वेटिव्स थे उनको वापस से हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए एक हमारे फेमस व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मैजिनी, या ज्यूसेppe मैजिनी इनका पूरा नाम होता है। इन्होंने क्या किया बच्चों, ग्रुप बनाए थे, कौन कौन से, यंग इटली या यंग यूरोप ग्रुप बनाए थे। लेकिन कंजर्वेटिव्स इनको पसंद नहीं करते थे, ऑब्वियसली क्यों ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट बोलते थे। और वो क्या बोलते थे कंजर्वेटिव्स, इनसे क्या, इनके बारे में क्या बोलते थे कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशलॉजी, यानी सोशल ऑर्डर का ये क्या है, मोस्ट डेंजरस पर्सन है ना। यदि ये रहेगा तो सोशल ऑर्डर क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी, किसकी, कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी। 1830 से 1840 तक आता है हमारा एज ऑफ रिवॉल्यूशन। 1830 में फ्रांस के फिर नए रूलर आते हैं जिनका नाम होता है लुई फिलिप। क्या नाम होता है बच्चों, लुई फिलिप, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डिक्लेयर कर दिया गया। मींस अब राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसी के साथ क्या हो रहा था, बेल्जियम में अपराइजिंग देखने को मिलती है, साथ में ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब बच्चों इसमें एक आइडियोलॉजी आती है रोमांटिसिज्म। क्या होता है बच्चों, ये बड़े ध्यान से समझना कि जब फीलिंग, इमोशन, लैंग्वेज की मदद से लोगों को इकट्ठा किया जाए, जैसे इसका इकट्ठा करने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे फोक डांस करके, फोक म्यूजिक से, कल्चर से, लैंग्वेज से, सभी से लोगों को एक यूनिटी में इकट्ठा करना, जोड़ना, ये हमारा कहलाता है रोमांटिसिज्म। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमारे आते हैं, जैसे एक आते हैं जॉन हर्डल। कौन आते हैं, जॉन हर्डल। इन्होंने क्या किया था बच्चों, ये रोमांटिसिज्म थिंकर थे। इन्होंने क्या किया था, जर्मन यूनिफिकेशन में इन्होंने किसका यूज किया था, जर्मन कल्चर के थ्रू लोगों को इकट्ठा किया था। इसी के सेकंड एग्जांपल में आते हैं जब रशिया ने पोलैंड को कब्जा कर लिया था, तो पोलैंड के लोगों ने क्या किया था, अपनी लैंग्वेज को ही एक इकट्ठा होने का एक साधन बनाया था, यानी लैंग्वेज से ही वो लोग, उनमें यूनिटी आई थी। तो जब हम फोक डांस से या हमारे कल्चर से या लैंग्वेज के थ्रू जब इकट्ठे लोगों को हम करते हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म को पैदा करते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रोमांटिसिज्म, है ना। तो ये हुआ। अब 1840 आते आते फ्रांस में क्या होने लगा बच्चों, बहुत सारे क्राइसिस होने लगे, जैसे कि क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, है ना। उसके बाद लोगों के पास रोजगार नहीं था, हंगर, हार्डशिप, ये सारी चीजें होने लगी थी, फसल बर्बाद हो गई थी। लोगों ने सोचा इस सब का कारण है राजा, तो चलो राजा की तरफ भी कूच किया जाए। लेकिन इससे पहले वो राजा की तरफ बढ़ते, उसी तरह लुई फिलिप को समझ में आ गया, तो जैसे ही जनता राजा के महल की तरफ गई तो लुई फिलिप पहले से ही भाग गए। लुई फिलिप भाग गए और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी खत्म हो गई। इस तरीके से अब फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया फ्रांस, सबको काम मिलेगा, इस तरीके का थॉट आने लगा, है ना। सब लोग लिबरल मिडिल क्लास के लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, ऑल जर्मन असेंबली क्रिएट की, है ना। 18 मई 1848 में राजा के सामने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन को राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई। अब बच्चों, हाउ वाज जर्मनी यूनिफाइड, हाउ वाज ब्रिटेन यूनिफाइड, हाउ वाज इटली यूनिफाइड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो की पॉइंट्स पढ़ते हैं जर्मन यूनिफिकेशन के। तो उस समय जर्मन के हम कह सकते हैं कि राजा या टेम्परेरी राजा, जिसे हम बोल सकते हैं केसर विलियम फर्स्ट थे। तो इन्होंने किसको जिम्मेदारी दी, इन्होंने जिम्मेदारी दी ऑटमन बिस्मार्क को, कि आप जाइए, युद्ध कीजिए और हमको जर्मनी को इकट्ठा करना है, ठीक है। तो बिस्मार्क को उन्होंने जिम्मेदारी दी। बिस्मार्क ने 3 सालों में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, मतलब 3 देशों से बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। कौन कौन से 3 देश थे वो, ऑस्ट्रेलिया था हमारा, और उसका डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे देश थे हमारे। इसी के साथ जनवरी 1871 में क्या हुआ, केसर ये सब जीतने के बाद केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग घोषित कर दिया गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा होता है जर्मन यूनिफिकेशन खत्म।
अब बच्चों आता है इटालियन यूनिफिकेशन। 1861 की बात है। हमारे इमैनुअल सेकंड, विक्टर इमैनुअल सेकंड जो कि राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिम्मेदारी ली इटालियन को यूनिफाई करने के लिए। तो कैम्ब्रियो ने नॉर्थ की जिम्मेदारी ली, यानी कैम्ब्रियो ने नॉर्थ को आजादी दिलाई और फ्रांस की मदद से साउथ को आजादी दिलाई। तो इस तरीके से इटालियन यूनिफिकेशन हो गया। अब आता है ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो ब्रिटेन में क्या हो रहा था बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश आइडेंटिटी के लोग डोमिनेट कर रहे थे। तो उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत क्या किया, स्कॉटलैंड को जोड़ा और आयरलैंड को जोड़ा। इस तरीके से पूरा इंग्लैंड बना। इस सभी देशों में क्या हो रहा था, एक चीज कॉमन हो रही थी कि जो आइडिया है वो पर्सन का फॉर्म दे रहे थे उनको। जैसे जर्मनी ने अपनी फीमेल एलिगरी बनाई जिसका नाम था जर्मानिया, फ्रांस ने अपनी एलिगरी बनाई जिसका नाम क्या था, मैरियन। इन एल्जीरिया का इस्तेमाल होने लगा नेशनल असेंबली में। तो ये सारे थॉट रहे, मतलब अपने थॉट, अपने आइडियोलॉजी को क्या करना, पर्सन का फॉर्म देना या उसको एक तरीके के ऐसे पिक्चर्स में शो करना जिससे लोग बाग क्या यूनिफाई रहे, यूनिफिकेशन उनके अंदर आए, एक कहते हैं ना एक नेशनलिज्म उनके अंदर आए अपने देश के प्रति। अब बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि सर नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म में क्या अंतर होता है। तो बच्चों क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होगा, यदि हमें अपने देश से प्यार है, हम अपने देश को प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये सब देश को प्यार करना, ये सब क्या होता है, ये नेशनलिज्म होता है। और इंपीरियलिज्म क्या होता है बच्चों, हम अपने देश को तो प्यार करते हैं लेकिन अपनी जमीन बढ़ाने के लिए या अपने देश का स्पेस को बढ़ाने के लिए या रिसोर्स को बढ़ाने के लिए हम किसी दूसरे देश या दूसरे छोटे मोटे देश को क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, उनको नुकसान करने लगे, उनकी आइडेंटिटी को छीन लें, उनकी इंडिपेंडेंसी को खत्म कर दें। तो ये वाला जो थॉट होता है, ये वाली आइडियोलॉजी कहलाती है बच्चों क्या, इंपीरियलिज्म कहलाती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस रहता है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में। यानी नेशनलिज्म इज अ पॉजिटिव वर्ड बट इंपीरियलिज्म इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखिए। इंपीरियलिज्म आइडियोलॉजी के कारण ही क्या हो रहे थे, छोटे छोटे देश लड़ रहे थे, सभी को ज्यादा टेरिटरी चाहिए था, लैंड चाहिए था, सोर्स चाहिए था। लेकिन जब इस छोटे छोटे देशों में ये बड़े बड़े देश शामिल हो जाते हैं तो यही नाम लेता है किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1980 तक होता है। तो इसी के साथ बहुत से नए नए देश इमर्ज होते हैं और इंडिपेंडेंस फॉर्म होता है। तो ये हमारी पूरी कहानी होती है नेशनलिज्म इन यूरोप में बच्चों। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंपोर्टेंट टॉपिक्स, की पॉइंट्स आप लिखते चलना, इसका रिवीजन करते चलना बार बार। थैंक